साथियों, वामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 23वां पश्चिम बंगाल राज्य अधिवेशन आज सत्य चौधरी इंडोर स्टेडियम बीएसए मालदा पश्चिम बंगाल में सफलतापूर्वक चल रहा है। इस अधिवेशन में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को इस अधिवेशन की सफलता की बधाई देता हूं। साथियों, इस अधिवेशन में जो चर्चा करने के लिए विषय लगाए गए हैं, उसमें कई विषय चर्चा करने के लिए लगाए गए हैं और लगभग 12 विषय इस अधिवेशन में चर्चा करने के लिए लगाए गए हैं, जिसमें पहले सत्र के जो विषय हैं, केवल अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति आधारित जनगणना घोषित करना और सभी समूहों की जाति आधारित जनगणना न करना शासक वर्ग की अन्य पिछड़ा वर्ग और समस्त बहुजनों के साथ षड्यंत्र और विश्वासघात की नीति है, एक गंभीर चर्चा। इसी के साथ जो दूसरा विषय है, ब्राह्मणों द्वारा स्थापित कांग्रेस भाजपा पार्टियां आम चुनावों में असंवैधानिक ईवीएम का इस्तेमाल करके सत्ता पर ब्राह्मणों का निरंकुश नियंत्रण स्थापित करने और सभी बहुजनों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रच रही है। तीसरा विषय है, क्या देश भर में जन आंदोलन को गति देने के लिए बहुजन समाज के सभी सामाजिक समूहों का बूथ स्तरीय संगठनात्मक नेटवर्क बनाना आवश्यक है। चौथा विषय है, संगठन के उद्देश्यों और आदर्शों के प्रति कार्यकर्ताओं की निष्ठा और महत्ता से ही कठिन से कठिन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए जा सकते हैं। दूसरे सत्र के विषय है, भाजपा कांग्रेस की आपसी साठगांठ से चुनाव में ईवीएम के दुरुपयोग का लाभ उठाकर द्विदलीय संसदीय लोकतंत्र की पुनः स्थापना करने, बहुजनों को उनकी वास्तविक शक्ति से वंचित करने और उन्हें गुलाम बनाने का शासक वर्ग का षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा। इसी के साथ दूसरा विषय है, चलो गांव की ओर अभियान 100% क्रियान्वयन से ही एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के लिए आवश्यक शर्त है। ब्राह्मणवादी शासक वर्ग द्वारा किसानों, खेतिहर मजदूरों, सभी श्रमिकों की मूलभूत समस्याओं की अनदेखी कर उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने, उनका सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करने, बहुजनों को उनके संसाधनों से वंचित करके उन्हें लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने की साजिश है, एक गंभीर विश्लेषणात्मक चर्चा। चौथा विषय है, वर्तमान समय के प्रतिप्रेक्षित पश्चिम बंगाल के सामाजिक, राजनैतिक, अर्थनैतिक एवं शिक्षांगन के महामानव हरिचांद ठाकुर एवं गुरुचांद ठाकुर की प्रासंगिकता कितनी है। आज भारत के मूल निवासी मुसलमानों की ज्वलंत समस्या क्या है। बीरभूम जिले में देवचा पाचामी में आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और जंगल के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए अवैध भूमि अधिग्रहण एक गंभीर प्रथा। सातवां विषय है, नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा सुधारों के नाम पर स्कूलों का विलय, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। यह एक गंभीर और खतरनाक साजिश है। दमदम नगर निगम के अंतर्गत दमदम कैंटोनमेंट में बाबा साहब अम्बेडकर शिशु उद्यान को ध्वस्त कर व्यवसायिक या व्यापारिक दुकानें बनाने की साजिश एक महत्वपूर्ण मुद्दा। और आखिरी विषय है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 मूल निवासियों को परेशान करना एक गंभीर षड्यंत्र। ऐसे साथियों कई विषय चर्चा के लिए रखे गए। साथियों, आज की तारीख में अगर हम देश के हालात को देखें, देश की परिस्थितियों को देखें, तो देश की परिस्थितियों में
दिखाई देता है कि चाहे इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, या अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लोग हों, या फिर अलग अलग प्रकार की जो माइनॉरिटी है, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे जैन हैं, उन सभी के ऊपर बड़े पैमाने पर इस देश में अन्याय हो रहा है और अत्याचार हो रहा है। आज तो हम देश में देखते हैं, हेलो, तो इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीटा जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा जाता है, और कहीं घड़ा और मटका छूकर पानी पीने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को उनके जल से, उनके जंगल से, उनके जमीन से वंचित करने के लिए और उनके जल, उनके जंगल और उनकी जमीन को पूंजीपतियों को कब्जा करवाने की साजिश इस देश में हो रही है और आदिवासियों के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार इस देश में हो रहा है। इस देश में जो ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है, आजादी के इतने दिनों के बाद भी आज तक इस देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की भी गिनती हुई और हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर इस देश में जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको ओबीसी कहा जाता है, उसकी गिनती तक आज तक नहीं हुई और पिछड़े वर्ग पर भी अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। और पूरे देश में भी और बंगाल में भी पिछड़े वर्ग को जो उनका हक मिलना चाहिए था, वो हक उनको नहीं दिया जा रहा। इसी प्रकार से इस देश में मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है। मुसलमानों को जगह जगह पर मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है, उनके ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। तो इस देश में संविधान लागू होने को 75 साल पूरे हो गए, आजादी मिलने को 75 साल से ज्यादा हो गए, और 75 साल से ज्यादा होने पर इस देश में आजादी का अमृत उत्सव मनाया गया और ये कहा गया कि आजादी मिलने को 75 साल पूरे हो गए हैं, तो इसलिए हम लोग आजादी का अमृत उत्सव मना रहे। और उस अमृत उत्सव में किसको बुलाया गया? जो अमृत उत्सव मनाया गया आजादी का, उस अमृत उत्सव में कौन लोग गए? शेड्यूल कास्ट के लोग गए, शेड्यूल ट्राइब के लोग गए, ओबीसी के लोग गए, अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग गए। तो हमने उन लोगों को पूछा, जो लोग गए उनको पूछा कहाँ गए थे? बोला आजादी का जश्न सरकार मना रही है, आजादी का उत्सव सरकार मनवा रही है, तो उस आजादी के उत्सव में शामिल होने, शिरकत करने हम लोग गए थे। तो हमने उनको पूछा कि इस देश में शेड्यूल कास्ट को पीटा जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब का, आदिवासियों का जल जंगल जमीन छीना जा रहा है और नक्सलाइट के नाम पर उनकी हत्या की जा रही है, ओबीसी की गिनती तक करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है, जानवरों की गिनती कर रहे हैं मगर ओबीसी की गिनती करने के लिए तैयार नहीं है, और माइनॉरिटीज के लोगों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है। मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है, आजकल ये मुसलमान नहीं तय करता। मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पकेगी, ये मुसलमान नहीं तय करता, ये गुंडे तय करते। और मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है, पिटाई की जाती है। देश भर में जितने मॉब लिंचिंग के केसेज हुए,
अभी तक साबित नहीं हो पाए, लेकिन पिटाई कर दी जाती। तो हमने उन लोगों के पूछा कि आजादी के 75 साल होने पर सरकार आपसे जश्न मनवा रही है, आप उस जश्न में शामिल हैं, तो ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ कौन लड़ेगा, इसके खिलाफ कौन बोलेगा? तो उन लोगों ने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो जानकारी ही नहीं है। तो जानकारी कैसे होगी? इस देश में जो जानकारी देने वाले साधन हैं, अखबार हैं, टीवी चैनल हैं, वो 3.5% ब्राह्मणों के अधीन है और उनका काम करते हैं, हमारा आपका काम नहीं करते। वामन मेश्राम साहब पूरे देश भर में आंदोलन चला रहे हैं। आज वामन मेश्राम साहब से बड़ा आंदोलन देश में मूल निवासी बहुजन समाज का किसी का आंदोलन नहीं, लेकिन किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल में इसकी कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा क्यों नहीं होती? कि अगर इस आंदोलन की चर्चा हो, आज मालदा टाउन में इतना बड़ा अधिवेशन वामसेव का हो रहा है और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, लेकिन क्या अखबारों में ये खबर आएगी? क्या टीवी चैनलों पर ये खबर दिखाई जाएगी? नहीं दिखाई जाएगी। क्यों नहीं दिखाई जाएगी? क्योंकि इस देश में मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है, जो सही और गलत को दिखाने का काम नहीं करता है, बल्कि जो उनके मालिक का आदेश होता है वही वो दिखाने का काम करते हैं। और इसलिए इस देश में हमारी क्या समस्या है, इसके बारे में हमें ही जानकारी नहीं है और इसका फायदा ब्राह्मण लोग उठा रहे, इसका फायदा ब्राह्मण लोग उठा रहे। और इसकी वजह से 3.5% ब्राह्मण देश की आजादी के बाद इस देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा किए हुए। सबसे महत्वपूर्ण और जो खास बात है, खास बात हम लोगों को ये जानने की है कि जब इस देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब इस देश में फूले साहू पेरियार अंबेडकर का आंदोलन भी चल रहा था। बंगाल में नमो सुतराय का आंदोलन भी चल रहा था। और वो आंदोलन किस लिए चल रहा था? वो आंदोलन इसलिए चल रहा था कि अंग्रेजों के जाने से केवल हम लोग आजाद नहीं हो जाएंगे। ये हर साल 15 अगस्त को डंका बजाया जाता है इस देश में कि हम आजाद हो गए। ये डंका हर साल 15 अगस्त को बजाया जाता है, लेकिन ज्योतिबा फूले क्या समझ रहे थे? छत्रपति साहू महाराज क्या समझ रहे थे? बाबा साहब अंबेडकर क्या समझ रहे थे? कि अगर इस देश से अंग्रेज चले गए तो 3.5% के ब्राह्मण इस देश पर कब्जा कर लेंगे और इस देश के जो असल बासिंदे हैं, इस देश के जो मूल निवासी हैं, उन मूल निवासियों को गुलाम बनाकर रखेंगे। ये बात फूले साहू अंबेडकर समझ रहे थे और ब्राह्मण ये तैयारी कर रहे थे कि अंग्रेज के लिए तो सबका साथ लेना है, लेकिन जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर जाए तो आजादी पर ब्राह्मणों का ही कब्जा करवाना है। ये बात ब्राह्मण भी समझ रहे। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो गांधी जी उस समय कांग्रेस के नेता थे। गांधी जी ने खुले तौर पर सीताराम पट्टाभी रमैया को समर्थन किया था और गांधी जी ने उनको समर्थन करके पूरी ताकत लगाकर
सीताराम पट्टाभी रमैया को जिताने की कोशिश कांग्रेस में किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस लोकप्रिय थे और सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ब्राह्मण नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस कायस्थ थे और कायस्थ वर्ण व्यवस्था में शूद्र होता है। गांधी जी को लगा कि एक शूद्र वर्ण का आदमी कांग्रेस में अध्यक्ष बन जाएगा और सुभाष चंद्र बोस ताकतवर आदमी है, उनको इतना समर्थन है कि बावजूद भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। तो अगर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में लंबे समय तक रहेंगे तो इनके पास जा सकता, तो भगाना होगा। तो सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़ देनी पड़ी और सुभाष चंद्र बोस ने अपना संगठन बनाया, उसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या मतलब? ये जो जाति के नाम पर सोचते हैं कांग्रेस के लोग, ये बैकवर्ड लोग हैं। ये जाति के नाम पर सोचते हैं, तो फॉरवर्ड सोच वालों का फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने। सरदार पटेल को जब प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो गांधी जी ने पूरी ताकत लगा दिया कि आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री सरदार पटेल नहीं बनने चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनने चाहिए। तो दो तरफ से लड़ाई चल रही थी। फूले साहू अंबेडकर और हमारे तमाम महापुरुष इस बात को समझ रहे थे कि इस देश में अंग्रेजों के जाने के बाद ब्राह्मण कब्जा करेंगे, इसलिए लड़ाई लड़ना है और अपने लोगों को आजाद करना है। और ब्राह्मण भी इस बात के लिए सतर्क थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए ब्राह्मण भी सतर्क। ब्राह्मणों के लिए बड़ा संकट कब आया? ब्राह्मणों के लिए बड़ा संकट तब आया जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई लड़कर सबको वोट का अधिकार दिला दिया। गांधी जी और कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? गांधी जी और कांग्रेस के लोग चाहते थे कि इस देश में जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, केवल उनको ही वोट का अधिकार मिलना चाहिए, सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये गांधी जी, कांग्रेस और उस समय के तमाम ब्राह्मण चाहते थे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर अंग्रेजों से लड़ गए और गांधी जी ने जितने सवाल पैदा किए उन सभी सवालों का जवाब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। तो अंग्रेजों ने एडल्ट फ्रेंचाइज को स्वीकार किया, वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया। बाबा साहब की तर्कों से अंग्रेज इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि जब उन्होंने लंदन में एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए कमेटी बनाया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एक्सपर्ट के तौर पर वहां की कमेटी में लिया, क्योंकि अंग्रेज जाति देखकर फैसला नहीं करते थे, अंग्रेज तो योग्यता देखकर फैसला करते थे। भारत में तो जाति देखकर फैसला। भारत में इतने मूर्ख लोग हैं जो बाबा साहब का पार हटवाना चाहते हैं, जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने का काम करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां लगने नहीं देते, वो मूर्ख लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहां उनकी प्रतिमा है। बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, वहां उनकी प्रतिमा है। जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई किए, हर जगह उनकी प्रतिमाएं लगी। क्यों लगी? बाबा साहब तो वहां नहीं थे, बाबा साहब वहां के थे भी नहीं, तो फिर क्यों लगी हुई? इसलिए लगी हुई है
कि वो जाति देखकर फैसला नहीं करते दुनिया के लोग, योग्यता देखकर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा उन्होंने वहां पर लगाने का काम किया। आज पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार, ममता दीदी बीजेपी की विरोधी है, लेकिन बाबा साहब का पार हटवाने का काम इस सरकार में भी होता, उस सरकार में भी होता है, इस सरकार में भी होता है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ब्राह्मण का विकल्प दूसरा ब्राह्मण हम लोग बनाते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक ब्राह्मण का विकल्प दूसरा ब्राह्मण नहीं होता, लेकिन इस देश में ब्राह्मणों ने ऐसी परिस्थितियां निर्माण किया कि एक ब्राह्मण का विकल्प दूसरा ब्राह्मण तैयार किया। और मूल निवासी लोग जिनकी संख्या 90% है, वो ब्राह्मणों के झांसे में आ गए। और ये काम ब्राह्मणों ने कब शुरू किया? जब इस देश में वोट का अधिकार सबको मिलेगा, ये संभावना पैदा हो गई, तो ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने सोचा बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, आज ईवीएम क्यों यूज करना पड़ रहा? संकट है। कौन सा संकट है? वोट का अधिकार सबको मिल गया, यही संकट है। ब्राह्मणों के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है? सबको वोट का अधिकार मिल गया, ये ब्राह्मणों के सामने सबसे बड़ा संकट है। और ये संकट तब भी था, इसलिए वोट के अधिकार का विरोध ब्राह्मण कर रहे थे, और संकट आज भी है, इसलिए ईवीएम का प्रयोग कर रहे ब्राह्मण, अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य बनने के लिए कर रहे हैं। ये तब भी संकट था और ये आज भी संकट है। जब ये संकट आया कि अब सबको वोट का अधिकार मिल रहा है, तो इसका मुकाबला कैसे किया जाए? तो ब्राह्मणों ने कई काम किए। पहला काम ब्राह्मणों ने क्या किया? पहला काम ब्राह्मणों ने किया कि जो ब्राह्मण अपने को कहते थे कि हम हिंदू नहीं हैं, जब मुगलों ने जजिया कर लगाया, तो ब्राह्मणों ने क्या कहा? और हम जजिया कर नहीं देंगे। मुगलों का महल ब्राह्मणों ने घेर लिया, जजिया कर नहीं देंगे। दयानंद सरस्वती ने लिखा कि ये जो हिंदू शब्द है, ये मुगलों के द्वारा दी गई गाली है और इसे हम स्वीकार नहीं करते। जो ब्राह्मण ये कह रहे थे कि हिंदू शब्द गाली है, इसे हम स्वीकार नहीं करते, जो ब्राह्मण कह रहे थे कि हम हिंदू नहीं हैं, वही ब्राह्मण क्या कहने लगे? गर्व से कहो हम हिंदू। क्यों कहने लगे? उनको समझ में आया शेड्यूल कास्ट को वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, शेड्यूल ट्राइब को वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, ओबीसी को वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, अल्पसंख्यकों को वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। जब सभी को वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, समाज में इनकी संख्या 90% है, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, तो 3.5% ब्राह्मण 90% मूल निवासियों का वोट कैसे हासिल करेंगे? ये बड़ा संकट ब्राह्मणों के सामने खड़ा हो गया। और जब ये बड़ा संकट ब्राह्मणों के सामने खड़ा हो गया, तो ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने अपने को 2 हिस्सों में विभाजित किया, एक सेकुलर ब्राह्मण और एक कम्युनल ब्राह्मण। 2 हिस्सों में ब्राह्मणों ने अपने को विभाजित किया। और जो ब्राह्मण ये कहते थे कि हम हिंदू नहीं हैं, उन ब्राह्मणों ने स्वीकार किया और ये कहना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया कि हम हिंदू हैं। क्यों प्रचार करना शुरू किया? क्योंकि ब्राह्मणों ने सोचा
कि अब सबको वोट का अधिकार मिल गया है, तो हमें शेड्यूल कास्ट के घर वोट मांगने जाना होगा, शेड्यूल ट्राइब के घर वोट मांगने जाना होगा, ओबीसी के घर वोट मांगने जाना होगा। और जाएंगे तो क्या कहकर वोट मांगेंगे? ब्राह्मणों ने सोचा कि इनके घर में वोट मांगने के लिए जाना होगा, लेकिन वोट मांगने के लिए जाएंगे तो क्या बोलकर वोट मांगेंगे? सोचा कि अगर ये कहे कि हमने आपको अछूत बनाया, अनटचेबल बनाया, इसलिए आप हमें वोट दे दो, तो शेड्यूल कास्ट का आदमी वोट नहीं देगा। बोलेगा तुम लोगों ने हमें अछूत बनाया तो हम क्यों आपको वोट देंगे। अगर ब्राह्मण ओबीसी के यहां जाकर ये बोलेगा कि हमने आपको शूद्र बनाया इसलिए हमें वोट दे दो, ब्राह्मण ओबीसी बोलेगा तुमने हमें शूद्र बनाया तो हम तुम्हें वोट क्यों दे दें। आदिवासी के यहां जाकर ये बोलेगा कि हमने तुम लोगों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया इसलिए आप हमें वोट दे दो, तो आदिवासी बोलेगा तुम्हारी वजह से हम जंगलों में रह रहे हैं तो हम तुम्हें वोट क्यों दे दें। तो ब्राह्मणों ने सोचा ये तो खतरनाक है, अगर सही बात बताकर इनसे वोट मांगा जाएगा तो इनका वोट हमें मिलने वाला नहीं है, बल्कि पिटाई जरूर हो सकती है कि तुमने हमें अछूत बनाया, तुमने हमें शूद्र बनाया, तुमने हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, तो वोट तो नहीं मिलेगा मगर पिटाई हो सकती है। ब्राह्मणों ने सोचा खतरनाक मामला, इसके आधार पर सही बात बताकर वोट मांगना ज्यादा खतरनाक है। तो ब्राह्मणों ने कहा फिर क्या बताकर वोट मांगा जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा आसान रास्ता है। आसान रास्ता क्या है? इनके गली मोहल्ले में जाओ, ओबीसी के गली मोहल्ले में जाओ, आदिवासी के गली मोहल्ले में जाओ, शेड्यूल कास्ट के गली मोहल्ले में जाओ और कहो तुम भी हिंदू हम भी, गर्व से कहो हम हिंदू। मतलब जो ब्राह्मण कहते थे हिंदू गाली है, उन्होंने रणनीति के तहत ये स्वीकार किया, गर्व से कहो हम हिंदू। फिर आगे क्या करें? एक एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। पहले क्या कहेंगे? तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। फिर आगे क्या कहेंगे? एक एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे। एक दिन ऐसा आएगा कि देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। तो हमारा आदमी देशभक्त आदमी है, चूंकि देश हमारा है, देश के असली मूल्यवासी तो हम ही लोग, ये तो है नहीं, ये तो फर्जी देशभक्त बने घूम रहे हैं। ये देशभक्त नहीं है जो जाति व्यवस्था को माने, जो वर्ण व्यवस्था को माने। जाति व्यवस्था को मानना, वर्ण व्यवस्था को मानना देश को तोड़ना है, देश को कमजोर करना है। जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाने और मानने वाले लोग कभी देशभक्त नहीं हो सकते। ये देशभक्त नहीं है, मगर देश तो हमारा है, वास्तविक देश से प्रेम तो हमें है। जब ये कहते हैं कि एक एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, तो देश जिसका है उसका देश प्रेम जाग जाता है। फिर वो पूछता है अब क्या करना होगा, कब्जा तो नहीं होना चाहिए, क्या करना होगा? तो वो कहता है लड़ना होगा मुसलमानों से, मुसलमानों से लड़ना होगा। अब जिनको मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, उनको पता ही नहीं है कि मुसलमानों का डीएनए और एससी एसटी ओबीसी का डीएनए एक ही है, और जो मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहा है उसका डीएनए यूरेशियन है। मतलब मुसलमान और एससी एसटी ओबीसी के लोग डीएनए के भाई हैं, और जो लड़ाने का काम कर रहा है वो यूरेशियन है।
मगर वो आके हमको समझा रहा है और हमारे लोग समझ जाते हैं। मैं अक्सर ट्रेनों में सफर करता रहता, कार्यक्रम लगे रहते, तो ट्रेनों में कभी कभी बंगाल के साथी हमारे मिल जाते, तो क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी कितनी बढ़िया सरकार चला रहा है। क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी कितनी बढ़िया सरकार चला रहा है। उनको वो नहीं कहते, उनको ये यहाँ पर समझाया जा रहा है कि योगी मुसलमानों के कितना खिलाफ है, बढ़िया सरकार चला रहा है। रहने वाले हम उत्तर प्रदेश से, हम जानते हैं कितना शेड्यूल कास्ट की पिटाई हो रही है, कितना शेड्यूल ट्राइब की पिटाई हो रही है, कितना ओबीसी की पिटाई हो रही है। ये तो हमें ना पता है, उन्हें थोड़ी पता है। उन्हें तो जो टीवी दिखा रहा है बंगाल के भाइयों को, जो अखबार बता रहा है बंगाल के भाइयों को, और जो भाजपा आरएसएस के जो प्रचारक बता रहे बंगाल के भाइयों को, वही जानते हैं। और बंगाल के भाइयों को भाजपा वालों ने खुश करने के लिए यहाँ से ट्रेनों में भर प्रयाग भी ले गए, फिर कहाँ ले गए, अयोध्या भी ले गए, फिर कहाँ ले गए, काशी भी ले गए, फिर कहाँ ले गए, मथुरा भी ले गए। आपका अधिकार आपको नहीं मिलेगा, आपको काशी मथुरा घुमाया जाएगा, अयोध्या घुमाया जाएगा, आपका अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। तो ब्राह्मणों ने पहला काम क्या किया, ब्राह्मण हिंदू बन गए, और जब हिंदू बन गए ओबीसी एससी एसटी को मुसलमानों का डर दिखाया और डर दिखा के हिंदू बनाया। तो ब्राह्मण 3.5%, उनके साथ मुसलमान जुड़ गए, उनके साथ एससी जुड़ गया, एसटी जुड़ गया, ओबीसी जुड़ गया। तो जो 3.5% थे अल्पसंख्यक थे, अपने वोट से कोई चुनाव नहीं जीत सकते थे। जो अपने वोट से कोई जीत सकते थे वो हिंदू बन गए, और हिंदू के नाम पर ओबीसी को, एससी को, एसटी को हिंदू बना लिया, तो वो बहुसंख्यक हो गए, उनकी संख्या ज्यादा हो गई और सरकार बनाने लायक हो गई। तो एक काम ये किया, पहला काम, और कहा मुसलमानों के बाहर ना चले जाए, मुसलमानों को भी ब्राह्मणों के बाहर नहीं आना चाहिए। तो ब्राह्मणों का जो दूसरा ग्रुप था, एक ग्रुप ने हिंदू हिंदू कहना शुरू किया, और ब्राह्मणों के दूसरे ग्रुप ने सेकुलर सेकुलर कहना शुरू किया। सेकुलर, हम तो सेकुलर हैं, हम तो सेकुलर हैं, हम तो सेकुलर हैं, हम तो सेकुलर हैं। जब सेकुलर सेकुलर कहने लगा तो मुसलमान समझ गया, पहले ओबीसी एससी एसटी समझ गया कि हिंदू ये है, इधर जाना है। फिर मुसलमान समझ गया, जब ब्राह्मण सेकुलर 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 कहने लगे, समझ गया मुसलमान क्या, हिंदू हिंदू कहा तो ओबीसी एससी एसटी समझ गया कि ये हमारा नेता है। और दूसरा ब्राह्मण जब सेकुलर 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 कहा तो मुसलमान समझ गया ये हमारा नेता है। और जो थोड़ा समझदार टाइप के ओबीसी एससी एसटी के लोग थे, जो अपने को हिंदू बनना नहीं चाहते थे, जो सेकुलर मानसिकता के थे, वो भी समझ गए। तो ब्राह्मणों ने अपना 2 धड़ा बनाया, एक हिंदू के नाम पर राजनीति करने का और दूसरा सेकुलर के नाम पर राजनीति करने का। ब्राह्मणों ने एक तीसरा धड़ा भी बनाया। ब्राह्मणों ने सोचा इस देश में लोग हजारों साल से उत्पीड़ित हैं, शोषित हैं, और दुनिया में जो मार्क्स की विचारधारा है, मार्क्स की विचारधारा शोषितों की विचारधारा मानी जाती है। दुनिया में जो मार्क्स की विचारधारा है वो शोषितों की विचारधारा मानी जाती है। तो कहीं यहाँ के शोषित वर्ग के लोग मार्क्स की विचारधारा के आधार पर कोई दल ना बना ले, कोई पार्टी ना बना ले और उसमें इकट्ठे हो जाए तो भी खतरा पैदा हो जाएगा ब्राह्मणों के लिए। तो ब्राह्मणों ने एक तीसरा हिस्सा भी बनाया अपना, और तीसरा हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टियां बनाया, और उस पर भी ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। तो ब्राह्मणों ने 3 धड़ों में
अपने को विभाजित किया। पहला हिंदू के नाम पर कम्युनल ब्राह्मण, दूसरा सेकुलर के नाम पर सेकुलर ब्राह्मण, और तीसरा कम्युनिस्ट के नाम पर साम्यवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, ऐसे तमाम वादी जो अपने को कहते हैं, ऐसे ब्राह्मण। तो तीन हिस्सों में ब्राह्मणों ने अपने को विभाजित किया। यहां ठीक नहीं लग रहा, हिंदू वाले ब्राह्मण के पास नहीं ठीक लग रहा, तो सेकुलर वाले ब्राह्मण के पास चले जाओ। सेकुलर वाला ब्राह्मण ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर कम्युनिस्ट वाले ब्राह्मण के पास चले जाओ। मगर रहना है ब्राह्मणों के पास ही, इधर उधर मत जाओ। ये बड़ी साजिश जब सबको वोट का अधिकार मिला तो ब्राह्मणों ने किया। दूसरी साजिश ब्राह्मणों ने क्या की? ब्राह्मणों ने देखा कि मुसलमान जो है उनके धर्म में लिखा हुआ है, क्या उनके धर्म में लिखा हुआ है कि मजलूमों का साथ देना है, और इसलिए मुसलमानों ने बाबा साहब अंबेडकर का साथ दिया। और जोगेंद्र नाथ मंडल और मुसलमानों के सहयोग से बंगाल से बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में गए। जब संविधान सभा में जाने की स्थिति बाबा साहब अंबेडकर की महाराष्ट्र से नहीं थी, तो बंगाल से बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में भेजा। ब्राह्मणों ने देखा मुसलमान इतनी संख्या में देश में रहेंगे, मजलूमों का साथ देंगे, जैसे अंबेडकर का साथ दे रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन में भी साथ दिया, फिर संविधान सभा में भी भेज रहे हैं, तो ये हमेशा खतरा बना रहेगा और ब्राह्मणों का राज भारत पर करने में मुसलमान दिक्कत पैदा करेंगे, मुसलमान समस्या पैदा करेंगे, इसलिए मुसलमानों का भी कुछ बंदोबस्त करना हो। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? एक तीर से दो निशाने साधे। अगर बंगाल का विभाजन कर देते हैं, अगर भारत का विभाजन कर देते हैं और अंग्रेजों की बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या होगा? मुसलमान चले जाएंगे पाकिस्तान, एक संकट ये खत्म हो जाए। दूसरा क्या हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर जो बंगाल से संविधान सभा के सदस्य हैं, उनकी सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। दोनों संकट एक साथ ही खत्म हो जाए। बाबा साहब की संविधान सभा से सदस्यता खत्म हो जाएगी और मुसलमान भी चले जाएंगे। तो जो मुसलमानों को ओबीसी एससी एसटी का जो साथ देने का मामला है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये भी काम ब्राह्मणों ने किया। फिर और एक काम ब्राह्मणों ने, पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, तब तक गिनती जाति के नाम पर होती थी। ब्राह्मणों ने सोचा अगर ये गिनती जाति के नाम पर होती रही तो हर बार ये आंकड़ा निकलकर सामने आएगा कि देश में ब्राह्मण 3.5% है, देश में ब्राह्मण 3.5% है, 3.5% है, 3.5% है, 3.5% है। तो जब ये बार बार आएगा कि 3.5% है, तो देश का ओबीसी एससी एसटी सोचेगा, क्या सोचेगा? अरे ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, एससी 15%, आदिवासी 7.5%, मुसलमान 15%, ये सब इतनी संख्या में है, इनकी सरकार नहीं बन। केवल 3.5% ब्राह्मण ही बार 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 सरकार बना रहे। क्यों बना रहे? ये लोगों के दिमाग में सवाल पैदा हो जाएगा, अगर हर बार जाति के आधार पर गिनती होती रही तो ये सवाल बार 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 पैदा होगा। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? ओबीसी एससी एसटी के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, माइनॉरिटी के लोग, और ये इकट्ठा होकर अपनी सरकार बना लेंगे। ब्राह्मणों के लिए खतरा पैदा होगा। तो इसलिए पंडित नेहरू ने आजाद भारत में जाति के आधार पर जो जनगणना होती थी उसको रोक दिया। जाति आधारित जनगणना केवल ओबीसी का मामला नहीं है। जाति आधारित जनगणना इसलिए बंद की गई ताकि इस देश पर आजाद भारत में
ब्राह्मणों का कब्जा करवाया जा सके, इसके लिए जाति आधारित जनगणना बंद की गई और एक काम किया गया। और बाबा साहब की तमाम कोशिशों से शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिल गया, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिल गया। ब्राह्मण एकदम जुट गए कि अब ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? शेड्यूल कास्ट को मिल गया 15%, शेड्यूल ट्राइब को मिल गया 7.5%। अगर 52% ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिल गया तो शेड्यूल कास्ट रिजर्व कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब रिजर्व कैटेगरी, ओबीसी भी रिजर्व कैटेगरी हो जाएगा। और अगर ये तीनों रिजर्व कैटेगरी हो गए तो क्या होगा? तो शेड्यूल कास्ट का मुद्दा आरक्षण, शेड्यूल ट्राइब का मुद्दा आरक्षण, ओबीसी का मुद्दा आरक्षण, तीनों का मुद्दा एक हो जाएगा, तीनों इकट्ठा हो जाए। और तीनों इकट्ठा हो जाएंगे तो 74.5% इनकी जनसंख्या हो जाए और इनके साथ मुसलमान आ जाएंगे तो इस देश में मूल निवासियों का शासन हो जाएगा। रोकना होगा। अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ओबीसी ब्राह्मणों के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ब्राह्मणों को भी आरक्षण नहीं रहेगा और ओबीसी को भी आरक्षण नहीं रहेगा, तो ओबीसी ब्राह्मणों के साथ खड़ा रहेगा। तो इसलिए ओबीसी को आरक्षण ना मिले, इसके लिए पूरी ताकत ब्राह्मणों ने लगाने का काम किया। ये सब कुछ करने के बावजूद भी ब्राह्मण ज्यादा दिन तक रोक नहीं सके कि ओबीसी एससी एसटी के लोग इकट्ठा ना हो। बाबा साहब जब लखनऊ में सम्मेलन कर रहे थे तो ओबीसी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने के लिए गए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कहा कि बाबा साहब, आप जैसा नेतृत्व पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं मिला, शेड्यूल कास्ट को मिला इसलिए उनको अधिकार मिल गए। हम लोगों के पास ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है, तो आप ऐसा करिए, आप हमारा भी नेतृत्व करिए। ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि आप ऐसा करिए, आप हमारा भी नेतृत्व करिए, आप जैसा योग्य आदमी हमारे पास नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुले मंच से जवाब दिया और कहा, क्या कहा? जिस दिन शेड्यूल कास्ट के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग एक साथ आ गए, उस दिन क्या होगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में गर्व महसूस करें। कैसे ब्राह्मण? गोविंद वल्लभ पंत जैसे। गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बाबा साहब कह रहे थे, जिस दिन आप लोग इकट्ठा आ जाओगे, ये जूते का फीता खोलने में भी गर्व महसूस करें। बाबा साहब ने तो कहा था, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में नारा लगाया। क्या नारा लगाया? और देश भर में नारा लगाया। क्या नारा लगाया? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ब्राह्मणों ने सोचा था कि ओबीसी की गिनती रोक देंगे, ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे तो ओबीसी ब्राह्मणों के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन काशीराम साहब ने नारा लगाया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो ओबीसी के लोगों को समझ में आया, यार हमारा फायदा तो मंडल लागू करवाने में है। तो ओबीसी के लोग काशीराम जी के साथ चले गए, एससी एसटी के लोग काशीराम जी के साथ चले गए और मुलायम सिंह जी और काशीराम जी का गठबंधन हो गया। तो नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो फिर क्या हुआ? सरकार बन गई और विधानसभा में जब मारपीट हुई तो केसरीनाथ त्रिपाठी को स्ट्रेचर पर उठाकर विधानसभा से बाहर लाना पड़ा। इतनी बड़ी घटना हो गई। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के इकट्ठा होने से इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में घटित हो गई। घटना उत्तर प्रदेश में घटित हुई, कान पूरे देश के ब्राह्मणों का खड़ा हो गया। पूरे देश के ब्राह्मण परेशान हो गए।
अरे अभी तो उत्तर प्रदेश में केसरीनाथ त्रिपाठी को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा है। पूरे देश में ऐसी स्थिति काशीराम पैदा कर देंगे, रोकना हो। बिहार में पिछड़े वर्ग के लोगों ने नारा लगाया, अलग अलग स्टेटों में लोगों ने नारा लगाया, और ओबीसी एससी एसटी के लोग जागृत होने लगे, इकट्ठा होने लगे, उनकी पार्टियां मजबूत होने लगी। मामला यहां तक आ गया कि सेंटर में पिछड़े वर्ग और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की पार्टियों के समर्थन के बगैर सेंटर की कोई सरकार नहीं बनती थी, नहीं चलती थी। ब्राह्मणों ने सोचा ये तो बड़ा संकट हो गया, इतना दिन से जो रोक रहे थे उसको रोक नहीं पा रहे, वो हो ही रहा है। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, बूथ कैप्चरिंग करना शुरू किया, पैसा चुनाव में खर्च करना शुरू किया, माफिया का उपयोग करना शुरू किया, गुंडों का उपयोग करना शुरू किया। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, मनी, माफिया और मीडिया, ये तीन चीजों का उपयोग ब्राह्मण हमको रोकने के लिए कर रहे हैं, मनी, माफिया और मीडिया, लेकिन रोक नहीं पा रहे। ये सब करने के बाद भी रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी जी की सदस्यता किस बात के लिए गई थी, चुनाव में गड़बड़ी करके चुनाव जीता था, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की संसद की सदस्यता को खारिज कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ब्राह्मणों के सामने बड़ा संकट हो गया कि ओबीसी एससी एसटी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बड़ा संकट है, ये तो पूरे देश में कब्जा कर लेंगे, रोकना होगा। तो रोकने के लिए ईवीएम मशीन, भारत में ईवीएम को लाया गया। ईवीएम ब्राह्मणों को इस देश में सत्ता पर कब्जा करवाने के लिए लाया गया है। तमाम कोशिशों के बाद जब ओबीसी एससी एसटी नहीं रुका, तो ब्राह्मणों की सत्ता पर कब्जा करवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग आज की तारीख में किया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है केवल ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है और इसलिए पेपर ट्रेल लगाने का आदेश दिया। वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई जीतकर 100% ईवीएम को पेपर ट्रेल लगाया, लेकिन लगाने से क्या फायदा होगा जब उसकी गिनती ही नहीं की जाती। जब गिनती नहीं की जाती तो लगाने से क्या फायदा होगा। पेपर ट्रेल क्यों लगाया गया? पेपर ट्रेल इसलिए लगाया गया कि जो वोट हम डालते हैं वो वोट उसी को गया जिसको हम दे रहे हैं, या दूसरे को गया, ये वोटर को पता चलना चाहिए। और अगर किसी को ईवीएम की गिनती पर विश्वास नहीं है तो पेपर ट्रेल में जो कागज की पर्ची निकली है उस पर्ची की गिनती करवा ले, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत है। तो ईवीएम को चेक करने के लिए पेपर ट्रेल लाया गया, पेपर ट्रेल लगा दिया गया, लेकिन गिनती नहीं हो रही है, इसलिए घोटाले हो रहे। और आजकल जब बामसेफ पूरे देश में ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है, ये स्थापित कर दिया, तो अब क्या हो रहा है? राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? वोट चोर और गद्दी छोड़। अरे तो वोट चोर गद्दी कैसे छोड़ेगा? अरे चोरी तो ईवीएम में हो रही है। और राहुल गांधी कह रहे हैं वोटर लिस्ट में इतने वोटर फर्जी, कह रहे हैं वोटर लिस्ट में इतने वोटर फर्जी। वोटर लिस्ट पूरी तरीके से सही हो और ईवीएम में गड़बड़ी होती रही तो कैसे वोट चोर गद्दी छोड़ेगा? कैसे गद्दी छोड़ेगा बताओ भाई। अरे जब ईवीएम में चोरी होगी, वोटर लिस्ट पूरी ईमानदारी से बन जाए, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी होती रहेगी तो वोट चोर गद्दी कैसे छोड़ेगा? तो क्या राहुल गांधी को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है? ये छोटी सी बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है? ये आ रही है।
राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन राहुल गांधी क्या सोच रहे, अब की तो ईवीएम से हमारा नंबर है। अब वामन मेश्राम ने वोट चोरी का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठा दिया है, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, अरे वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ते? तो राहुल गांधी ने सोचा, लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोगों को शंका पैदा हो रही है कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं, इसलिए वोट चोरी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तो हम भी कुछ बोलते ताकि लोगों का विश्वास जीता जा सके। तो बोलना था ईवीएम के खिलाफ, बोल रहे वोटर लिस्ट के खिलाफ, बोलना था ईवीएम के खिलाफ, बोल रहे वोटर लिस्ट के खिलाफ। और क्या कह रहे, अरे मोदी जी, अरे 2-2 बार का समझौता हुआ था ना। 10 साल हम लोगों ने 2004, 2009 में 2 बार हम लोगों ने चुनाव जीता था, और 10 साल के लिए 2014 और 2019 के लिए आपको दिया था। अब आप मान ही नहीं रहे हो, आप मान ही नहीं रहे हो। अब की हमारा नंबर था और आप नंबर लगा नहीं रहे हो हमारा, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। राहुल गांधी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि 2 बार उनका हो गया, 2 बार इनका हो गया। अब राहुल गांधी का नंबर था, लेकिन अब मोदी और अमित शाह जैसे लोग इतना आसानी से राहुल गांधी को देने वाले हैं, तो देने वाले नहीं है, तो तीसरी बार भी ले लिए। अब तीसरी बार ले लिए, अब समझौता आरएसएस से था, मोदी और अमित शाह से तो था ना। अब आरएसएस के लोग पूरी ताकत लगाए 2024 के चुनाव में कि राहुल को ले आया जाए किसी तरीके से, इसलिए उन्होंने अपने 2-3 नेताओं को कहा संविधान खत्म कर देंगे, इसलिए 400 पार चाहिए, संविधान बदलना है इसलिए 400 पार सीटें चाहिए, ऐसा बोल दो। आरएसएस के 2-3 नेता बोल दिए संविधान बदलना है इसलिए 400 पार सीट चाहिए। उसका नुकसान हो गया बीजेपी को, और बहुमत से पीछे चली गई बीजेपी। अब 2 की बैसाखी पर टिक गई, एक नीतीश कुमार की बैसाखी पर और दूसरी चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर। 2 बैसाखी पर अब खड़ी हो। तो राहुल ये कह रहे हैं, भाई अगर आप नहीं मानोगे तो देखो, अभी हम वोट चोरी का थोड़ा धैर्य बनाए, अभी ईवीएम की बात नहीं कर रहे, लेकिन मरता क्या न करता, अगर नहीं मानोगे तो वो भी करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों के हित में नहीं है, क्योंकि हमने भी वोट चोरी करके बनाया था सरकार, आप भी वोट चोरी करके बना रहे हो सरकार। अगर हम मुद्दा उठाएंगे, तुम्हारे हित में भी नहीं है, हमारे हित में भी नहीं है, इसलिए ऐसा करो, मान जाओ, मान जाओ, हमारा नंबर है, हमें दे दो, मान जाओ। तो राहुल गांधी और बीजेपी जो है, बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग नहीं है, एक ही है, और दोनों मिलकर इस देश के लोकतंत्र पर कब्जा किए हुए हैं। और आपके बंगाल, एक कांग्रेस ब्राह्मणों की, एक बीजेपी ब्राह्मणों की, तीसरी कम्युनिस्ट पार्टियां, सीपीआई हो, सीपीएम हो, सीपीआईएमएल हो, सबके नेता कौन है? ब्राह्मण है। और चौथी टीएमसी जो है, टीएमसी का नेतृत्व कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहे हैं। ये ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण ईवीएम के खिलाफ नहीं, क्योंकि सारे ब्राह्मणों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ईवीएम हटेगा तो क्या होगा, ईवीएम हटेगा तो ब्राह्मणों की सत्ता चली जाएगी, क्योंकि देश में मूल निवासियों में वामन मेश्राम ने चेतना और जागृति इतने बड़े पैमाने पर पैदा कर दिया है कि बड़ा संकट खड़ा हो गया। इतनी बड़ी जागृति हो गई, मोहन भागवत डिस्टर्ब हो गए। कभी कहते आरक्षण, कहते थे आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरएसएस के लोग विरोध करते थे, बाबा साहब के पुतले जलाते थे, आज बाबा साहब का गुणगान करते आरएसएस के लोग। आरक्षण 200 साल तक रहना चाहिए, मोहन भागवत को बोलना पड़ता। पहले कहते थे मुसलमान विदेशी हैं, अब क्या कह रहे हैं? मुसलमान इस्लाम जब से आया है तब से है, आगे भी रहे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका डीएनए एक है। जब अपने डीएनए पर बात आ गई, पहले क्या कहते थे? मुसलमान विदेशी है।
अब क्या कहते हैं, सबका डीएनए एक, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि ब्राह्मण 3.5% है और इनका डीएनए विदेशी है। बैलेंस बिगाड़ दिया है वामन मेश्राम साहब। समझ ही नहीं पा रहे वो लोग क्या करें। जीवन भर कांग्रेस जाति जनगणना के विरोध में रही, बीजेपी विरोध में रही, आरएसएस विरोध में रही, और मेश्राम साहब ने जब जागृति अभियान पूरे देश भर में चलाया, भारत बंद किया, आंदोलन किया, हाँ बस भारत बंद किया, आंदोलन किया, तो नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस भी जनगणना, राहुल क्या बोल रहे हैं? जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आरएसएस क्या बोल रहा? जाति जनगणना होनी चाहिए मगर इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मतलब धोखा करने का इरादा है और वो धोखा हो चुका है। 2027 तक शुरू करें, तब तक 29 में लोकसभा का चुनाव आ जाएगा तो मामला रफा दफा हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वोट लेने के लिए शुरू कर देंगे, बाद में ठंडे बस्ते में जैसे कांग्रेस वालों ने डाला था वैसे डाल के। तो ये कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मिली भगत है, और दोनों मिलकर, क्योंकि जाति जनगणना ब्राह्मणों की व्यवस्था के लिए जानलेवा है, इसलिए वो जाति जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है, अपने समाज के लोगों को समझाने की जरूरत है। एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता है। इसलिए जो मजलूम है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग, ये मजलूम है, इनमें एकता पैदा करना होगा, और इनमें एकता होगी तो 90% हो जाएगी, और 90% तो इस देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा करने लायक हो जाएंगे और इंसाफ पैदा करने लायक हो जाएंगे, इंसाफ कायम करने लायक हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए चलो बूथ की ओर, चलो गांव की ओर अभियान चलाना होगा, और 6 लाख बूथों पर भ्रष्टाचार जाल फैलाना होगा, और 6 लाख बूथों से संगठन का जाल फैला करके अगर हम लोग जन आंदोलन की तैयारी करते हैं तो ईवीएम का बंदोबस्त किया जा सकता है। वामन मेश्राम साहब ने कहा है कि इस बार हम लोग ईवीएम को तोड़ेंगे। बहुत लोग कह रहे थे आपने कहा है तोड़ा नहीं, तो मेश्राम साहब ने कहा इस बार तोड़ेंगे, लेकिन कब तोड़ेंगे? जब बूथ लेवल तक संगठन हमारे कार्यकर्ता पहुंचाने का काम करेंगे, तब तोड़ें। 2 करोड़ लोग मिलकर पूरे भारत में ईवीएम को तोड़ने का काम करेंगे, ऐसा मेश्राम साहब ने ऐलान किया है। तो बंगाल के लोग भी चाहते कि नहीं चाहते? बंगाल के लोग भी चाहते ईवीएम तोड़ी जानी चाहिए, चाहते सब लोग चाहते। तो अगर चाहते हैं तो पहले क्या करना? पहले बूथ लेवल का संगठन बनाना। तो मेश्राम साहब को पूरे देश में 6 लाख बूथों की चिंता है, आपको 6 लाख बूथ की चिंता नहीं करना। आपको बंगाल में जितने बूथ हैं वहां पर संगठन बनाना, और जो अलग अलग जिले के लोग आए हैं उनको उनके जिले में जो बूथ है उसका संगठन बनाना, और उसका संगठन बनाएंगे, हर स्टेट के लोग बनाएंगे, तो 1 साल में, ज्यादा से ज्यादा 2 साल में, और अगले लोकसभा चुनाव के पहले पहले ये 6 लाख बूथों का संगठन बन जाएगा। और 6 लाख बूथों का संगठन बन जाएगा, 2 करोड़ लोग मिलकर ईवीएम को तोड़ेंगे, तो ये आंदोलन नहीं होगा, ये जन आंदोलन हो जाए। और जन आंदोलन हो जाएगा तो एफआईआर नहीं होगा। क्यों एफआईआर नहीं होगा? क्योंकि आप ही सरकार बना लो, आप जो चाहोगे वो करने लायक हो जाओगे, आप ही सरकार बना लो। जितना विषय लिखा गया है, ये अन्याय हो रहा, ये अन्याय हो रहा, ये अन्याय हो रहा, इसको अगर समाप्त करना है तो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन
तैयार करना है, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन से ईवीएम की विदाई करना होगा और उसके बाद मूल्यवासियों की सत्ता स्थापित करना होगा, तो इस देश में इंसाफ कायम होगा। इसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे, इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए